नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। आज जब हम लोग ने ये देखना चाहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी यूरोपियन देश की यात्रा पे गए हैं और उसके साथ नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी जाएंगे, तो मैंने कुछ इस बारे में पढ़ा और मैंने कुछ नोट्स बनाए, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर साझा करूं। दोस्तों, अगले 65 घंटे 7 देशों के 8 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा 50 वैश्विक व्यापारी नेताओं के साथ भी पीएम मोदी जो है मीटिंग करेंगे। लेकिन ब्रांडिंग, पब्लिसिटी से ये परसेप्शन बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी की विदेश नीति बेहद सफल है। लेकिन जब हम उन विषयों को गूढ़ अध्ययन करते हैं, जब हम जानते हैं कि हकीकत क्या है, तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। लगातार मोदी की सरकार ये देश विदेश में अपनी विदेश नीति से फेल साबित हो रही है। लेकिन उसके पहले हमें जानने से पहले समझना चाहिए कि ये जिन कंट्रीज़ में उनकी विज़िट है, ऑफिशियल विज़िट है, उससे हमारे भारत के रिश्ते किस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जर्मनी की, और बर्लिन में आज सुबह 9 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं। भारत उन चंद देशों में से है जिन्होंने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ राजनयिक वार्ता की शुरुआत सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट की थी। इसलिए बहुत अहम है हिंदुस्तान के लिए जर्मनी से रिश्ते। भारत और जर्मनी सन 2000 से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में है, जिनको सन 2011 में यूपीए 2 की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की स्थापना की और उसको स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिया। छठी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग अब इस बार होने जा रही है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे। जर्मनी ने वर्तमान में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जब उसने कहा कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो उसने बोला कि हम रशिया पे अपनी ऊर्जा पे निर्भरता, मतलब एनर्जी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। और साथ में विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार जर्मनी अपने डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत क्या कुछ ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि भारत की भी स्थिति रशिया पे डिपेंडेंसी होती है एनर्जी की। क्या वो अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे कम करेगी? क्योंकि अभी तक बाकी यूरोपियन देश जो कि बहुत मुखर होकर रशिया का विरोध कर रहे थे, भारत नहीं कर रहा था, उसकी स्थिति क्या है ये देखने योग्य होगी। इसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज, जिसमें डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे ये आती हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री जी का दौरा है और इनके पास खास बात यह है कि 2018 में एक फर्स्ट समिट हुई थी नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में, और पूरे विश्व में नॉर्डिक कंट्रीज में हिंदुस्तान के अलावा सिर्फ एक और देश से इनको स्ट्रेटजिक समिट, इनकी समिट होती है, जो यूएसए है। सो इसलिए इंडिया और यूएसए अकेली 2 कंट्री है जो इस नॉर्डिक कंट्री के साथ ऐसी समिट्स करती हैं, और ये फिर से होने जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्डिक कंट्रीज में से दो देश हाल ही में नेटो ज्वाइन करने जा रहे हैं। और नेटो की बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के विश्व युद्ध में जो युद्ध चल रहा है उसमें नेटो की ज्वाइनिंग या मेंबरशिप एक बहुत अहम मुद्दा है। उसके बाद फ्रांस भी जाना होगा। फ्रांस में फिर से मैक्रोन जी राष्ट्रपति चुने गए हैं एक बार फिर से। हम जानते हैं कि सन 1998 से हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रही है, जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन में रहती है, जो स्पेस कोऑपरेशन में रहती है, जो सिविल और न्यूक्लियर कोऑपरेशन में रहती है। और फ्रांस उन चंद देशों में है, जब 1998 में भारत ने पोखरण न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसमें भारत का जो है विरोध नहीं किया था, वो काफ़ी देशों ने उस समय विरोध किया था। और फ्रांस के साथ लगातार भारत की एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी मेंबरशिप है, जो परमानेंट मेंबरशिप है, फ्रांस उसका भारत के लिए सपोर्टर भी रहा है। एक बहुत खास बात है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट की जो सूची में फ्रांस ने डाला था, और उसके बाद यूएन ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट में डाला था। इसलिए फ्रांस से भारत के संबंध बहुत हैं, और ये आज के नहीं हैं। ये अगर हम पीछे जाएं तो सन 1962 में ही सबसे पहले विश्व में फ्रांस उसका भारत के लिए सपोर्टर भी रहा है। एक बहुत खास बात है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट की जो सूची में फ्रांस ने डाला था, और उसके बाद यूएन ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट में डाला था। इसलिए फ्रांस से भारत के संबंध बहुत हैं, और ये आज के नहीं हैं। ये अगर हम पीछे जाएं तो सन 1962 में ही सबसे पहले
विश्व में सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ राजनीतिक रिश्तों की शुरुआत भारत ने की थी। तो भारत वो पहला देश है जिसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ अपनी वार्ता राजनीतिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे शुरू की थी। साथ ही में 1994 में यूरोपीय देशों के साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट भी किया गया था 1994 में उस समय, और उस पर हस्ताक्षर किया गया था कि जिसके तहत मंत्रियों और राजनेताओं के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग, एक डेवलपमेंटल डायलॉग स्टार्ट किया जाए। मुझे याद है कि फ्रांस साथ में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो हमारे देश में एक सर्व शिक्षा अभियान चलता था यूपीए मनमोहन सिंह की जिस सरकार में, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनता था, तो फ्रांस उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी था। ये सब देखते हुए ये यात्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं यूरोपीय देशों के लिए। लेकिन उसके विपरीत अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति देखें, हिंदुस्तान में इतना होने के बावजूद भी, इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद भी आज हम वैश्विक रूप पे कहाँ पे आते हैं। जो विश्व भुखमरी सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत 101 रैंक पे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में है। ये सोचने वाली स्थिति पड़ती है। 2020 में लोकतंत्र सूचकांक में 91 रैंक 168 कंट्रीज में भारत की थी। 2019 में ये 76 थी। मतलब स्थिति और बदतर हुई, और हम अपने देश में सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा ठोकते रहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, बार बार ये शब्द आता है, और वो बहुत ही स्थिति चिंताजनक है। एक पेरिस में जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, वहाँ पे एक रिपोर्टर्स ऑफ सेंसर फ्रंटियर की एक संस्था है, उसने एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के ऊपर एक रिसर्च किया है, जिसमें 2018 में भारत को 180 देशों में 138वां स्थान दिया था। 2019 में और फिसल के 140वां स्थान हुआ। 2020 में हम फिसल के और 142वें स्थान पे आ गए हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, यूक्रेन और सोमालिया के भी पीछे है। एकेडमिक फ्रीडम, अकादमिक। सो अगर ये सब देश में स्थिति है, तो ऐसी यात्राओं से हम कितने ज़्यादा संपन्न होते हैं, और इस यात्राओं का क्या हमें भविष्य में कोई नया आयाम मिलेगा, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।